बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to Peshawar Model School in the online classes of Social Study of Class 5. Hope you are all doing well। ठीक है, आप बहुत अच्छे से होंगे। और आज आपकी सोशल स्टडी की तीसरी क्लास में हम मौजूद हैं। Our lesson was lesson number 8 पाकिस्तान एंड हर नेबर्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम अपना लेसन पढ़ रहे थे पाकिस्तान एंड हर नेबर। वेयर इज़ देयर ऑन योर बुक एट पेज नंबर 70। ठीक है, पेज नंबर 70 से स्टार्ट होता है 71, देन इट इज़ 72 एंड 73 ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम प्रीवियस टॉपिक्स। प्रीवियस में हमने क्या डिस्कस किया था। अपने आज के टॉपिक से आने से पहले वी डिस्कस अबाउट पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, एंड इट इज़ कवरिंग द एरिया ऑफ 7096 एंड 9695 स्क्वायर किलोमीटर। देन इट स्ट्रेच फ्रॉम द अरेबियन सी इन द नॉर्थ, in the south to the Tibetan plateau in the north. Then it is also sharing some borders with some different neighboring countries, and first among them was the ईरान। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो था वो ईरान था। दैट ईरान इज़ ऑल्सो एन इस्लामिक रिपब्लिक। देयर इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाउ, और उसको 1935 में पर्शिया कहा जाता था, लेकिन फिर उस वक्त के जो शाह थे उसको इसका नाम चेंज करके ईरान रख दिया था, विच मीन्स द लैंड ऑफ द आर्यंस। देन वी स्टडीड अबाउट द ईरान, दैट विच क्रॉप्स ग्रोन देयर, विच इज़ द लोकेशन ऑफ ईरान। इट शेयर द coastline with the Persian Gulf and the Caspian Sea in the north and Persian Gulf in the south. Then we discuss about the crops of Iran, that wheat, rice and tobacco, sugar beet and tea also grown there, and the farmers there rear sheep and goats। फिर हमने कहा था that ईरान जो था उसके पास 10% ऑयल है, ऑयल रिजर्व्स है, which discovered in the world. Then there are copper, iron and precious stone found in the Iran. Then we start about the history of Iran, that it was first ruled by the Shah। ठीक है, बादशाहत थी वहाँ पे। फिर उसके पास उसके जो लास्ट शाह थे रज़ा पहलवी, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ हमने कहा था कि फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, इनकलाब स्टार्ट हुआ था, जब वो कंट्री को मॉडर्नाइजेशन की तरफ और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लेके आया था। इस्लामी तालीमात से मुल्क को जो था उसके कवानीन इस्लाहात को तज़ाद खाते थे। सो उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे मदारिस के स्टूडेंट जो यंगस्टर्स थे वो बाहर निकल आए उसके ख़िलाफ़। जैसे हमारे यहाँ पे धरने होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। सो उस वक्त उसके रज़ा पहलवी जो लास्ट शाह था उसके ख़िलाफ़ भी लोगों ने जो था वो प्रोटेस्ट एहतजाज करना स्टार्ट कर लिया था। और उसको जो लीड कर रहे थे, ही वॉज अ रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। ठीक है, जिसमें हमने आपको पिक्चर भी बताई थी। वो उनके रेवोल्यूशनरी लीडर थे। उन सब जो एहतजाज जितने भी हो रहे थे उस सबको लीड कर रहे थे, ठीक है ना, आगे लेके जा रहे थे। और फिर 1970 में जो था ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये जो प्रोसेशंस थे ये स्टार्ट हुए थे, प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ था। और फिर 1979 में आखिरकार जो है वो शाह जो था उसको मजबूर कर दिया गया था कि गवर्नमेंट छोड़ के वो चला जाए। सो शाह जो था वो गवर्नमेंट भी छोड़ के चला गया था और अपना मुल्क ईरान भी छोड़ के चला गया था। जबकि 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी जो थे उन्होंने इस्लामिक गवर्नमेंट की बुनियाद रखी वहाँ पे, और वो हेड के तौर पे सामने आए। ईरान की जो लैंग्वेज थी दैट वाज पर्शियन और फ़ारसी, और पॉपुलेशन उसकी 70.5 थी, और कैपिटल सिटी ईरान का जो है दैट इज़ तेहरान। द नेक्स्ट सिटी वाज अफ़गानिस्तान। वी स्टडीड अबाउट अफ़गानिस्तान कि ये पूरा एक माउंटेनियस कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का कैपिटल काबुल है। जो लैंग्वेज है दैट इज़ दरई, पश्तो, Persian and Pashto, and the population is about 32 million
Then we also studied about the history of the Afghanistan, that there was many dynasty which rule Afghanistan, and 13th century it was ruled by the Genghis Khan. Then Ahmad Shah Durrani in 1747 became the strongest ruler, and he made Afghanistan a strong state of that time. But after the Duranis, again the British influence was there, और फिर मैंने कहा आपको अफ़गानिस्तान के लोग बहुत बहादुर थे, वो किसी को अपने मुल्क पे कब्ज़ा करना नहीं दे रहे थे, तो 1921 में उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी अपने मुल्क से निकाल बाहर कर दिया था। लेकिन फिर जो था अफ़गानिस्तान की पोजीशन जो थी वो ऐसी थी कि यहाँ से जो हमारा साउथ एशियन का रीजन है उसमें इंटर हुआ जा सकता था अफ़गानिस्तान के रास्ते। सो एशिया को भी उस वक्त अपनी ट्रेड के लिए अफ़गानिस्तान की लोकेशन बहुत ज़्यादा सूटेबल लगी। अफ़गानिस्तान में अपनी अंदरूनी हालात जो थे हुकूमती वो भी ख़राब थे। सो रशिया ने बहाना बना के अफ़गानिस्तान पे फिर 79 में जो था वो अपनी फोर्सेस भेजी यहाँ पे, ठीक है, और 10 इयर्स तक वो लड़ते रहे यहाँ पे, और आखिरकार 1989 में उनको भी अफ़गान वॉरियर्स जो थे, मुजाहिदीन थे, तालिबान थे, आखिरकार उन्होंने रशिया को भी अफ़गानिस्तान से जाने पे मजबूर कर दिया था, ठीक है। वो दोबारा से जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। लेकिन दोबारा से 9/11 में जो था जो अटैक हुआ अफ़गानिस्तान पे, जिसका USA की गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया था दैट दीज आर डन बाय द तालिबान ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने ये किया है। सो उसको बहाना बना के फिर सितंबर 2001 में दोबारा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, और लेकिन अफ़गानिस्तान को भी जो अमेरिकन जो थे उनको भी अफ़गानिस्तान तालिबान ने जो था वो अपने कंट्री में सेटल डाउन नहीं होने दिया, पूरा अपने मुल्क का कब्ज़ा हासिल होने नहीं दिया। और अब जो है वो 2020 में भी उनका एग्रीमेंट हुआ, और वो आहिस्ता आहिस्ता मल्हारावार जो है वो अफ़गानिस्तान को USA की जो नेटो की अफवाज हैं वो छोड़ के जा रही हैं, ठीक है। सो दे शो देमसेल्फ स्ट्रॉन्ग दैट नो वन कैन ऑक्यूपाई देयर लैंड, ठीक है, कोई भी सरजमीन पे जो है वो कब्ज़ा नहीं कर सकता। फिर रशिया और ये जो अमेरिका के हमले के बाद थे, हमने कहा बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान को छोड़ के कुछ ईरान चले गए थे, कुछ पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ महाजिर बन के चले गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है उस पर भी बहुत बड़ा बोझ पड़ा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का जो अपने लैंड है उस पर भी बहुत असर पड़ा, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी भी ख़राब हुई। उनके जो कारपेट्स थे, वूल था, कॉटन था, ठीक है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर टुडेज टॉपिक, द नेक्स्ट कंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री फॉर पाकिस्तान, that is China. It is there in your books at page number 72. It is our third neighboring country that we are discussing, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये थर्ड कंट्री है चाइना। पाकिस्तान के साथ चाइना के जो रिलेशनशिप है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 1947 तब से बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चाइना एंड इट इज़ आवर मोस्ट फेवरेबल कंट्री, ठीक है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये हमारी बहुत ही पसंदीदा कंट्री है टू डू ट्रेड विद, हम अपनी तिजारत करते हैं। इसके अलावा चाइना हमारे रास्ते इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के साथ जो है वो ट्रेड करता है। हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान को जब भी मसाइल दरपेश होते हैं सो चाइना स्टैंड विद पाकिस्तान, ठीक है ना। किसी भी फोरम पे, वो यूनाइटेड नेशन हो या कहीं भी, पाकिस्तान को अगर कोई मसला दरपेश आए या उसने अपनी कोई राय देनी हो, जैसे कश्मीर के हवाले से, ठीक है ना, सब चाइना जो है वो पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। इसी तरह पाकिस्तान भी चाइना को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, ठीक है ना। सो दोनों के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब से अफ़गानिस्तान है, ईरान है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कभी ठीक होते हैं, कभी ठीक नहीं होते। लेकिन चाइना जो है जब से पाकिस्तान बना है, फ्रॉम दैट टाइम वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप, जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
So we will discuss a little bit about the China now. That where is China located? As we discussed that it is located in the northeast of Pakistan. पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है. And Pakistan shares only a small border with China. पाकिस्तान चाइना के साथ एक छोटा सा बॉर्डर बनाता है. The mountain in this border region are the Karakoram. और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा कराकोरम माउंटेन रेंज है दैट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, विच आर वेरी हाई एंड वेरी ब्यूटीफुल. जो माउंटेन रेंजेस हैं कराकोरम के वो बहुत ज़्यादा हाइट पे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. जो एक्सट्रीम नॉर्थ है पाकिस्तान का वहाँ से कराकोरम माउंटेन रेंज स्टार्ट होते हैं जो आगे जाके हमारा बॉर्डर बनाते हैं चाइना के साथ. ठीक है. इट इज़ द मैप ऑफ चाइना. दिस इज़ चाइना हेयर. ठीक है, पूरा चाइना का मैप है वेयर इट इज़ लोकेटेड. In this 1978, the Karakoram Highway was opened connecting Pakistan and China. This highway, built by Chinese and Pakistani, runs through the Khunjira Pass, which is 4,693 meters high. This is the Karakoram Highway. ठीक है, इन्हीं कराकोरम के पहाड़ों को काट के जो है कराकोरम हाईवे बनाया गया है. 1979 पे इस पे जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई थी तो इसको खोल दिया गया था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ये हाईवे जो थी ये पाकिस्तानी आर्मी और जो चाइनीज़ इंजीनियर थे उन्होंने मिल के बनाई थी. ठीक है, इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. ठीक है, पूरे कराकोरम माउंटेन्स जो थे उनको पहाड़ों को काट के ये दो ममालिक के बीच में ये जो रोड थी ये बनाई गई थी. बहुत बड़ी रोड है, बुलंदी पे भी है और ये पाकिस्तान चाइना के दरमियान जो है वो ज़्यादातर ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. ठीक है ना. पूरे पहाड़ों को काट के एक रोड बनाई गई है जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. इसके अलावा चाइना अपना यूरोप के साथ सारा का सारा ट्रेड जो है वो इसी रोड के ज़रिए, इसी हाईवे के ज़रिए करता है. ठीक है ना. यहीं से उसके जो ट्रेड होती है, तिजारती सामान जो भी होता है वो यहाँ से जो है हमारे सी पोर्ट्स तक जाता है और फिर वहाँ से आगे शिप्स तक जाता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द Chinese government as well. और यहाँ पे फिर इस हाईवे जो हमें कनेक्ट, अच्छा इसको पाकिस्तान में इस रोड को N35 कहा जाता है और चाइना में इसको G314 कहा जाता है. ठीक है. दिस इज़ द, यू कैन सी नाउ द पिक्चर ऑफ द कराकोरम हाईवे. ये कराकोरम हाईवे देखो, आपको दोनों अतराफ में इसके पहाड़ नज़र आ रहे हैं और बीच में ये एक रोड है. सो इन पहाड़ों को काट के ये रोड जो है ये बनाई गई थी. ठीक है ना. मैंने कहा इसको 8 वंडर कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा. इस तरह बुलंदो बाला पहाड़ों को काट के उसके दरमियान एक कारपेटेड बिल्कुल प्लेन रोड बनाई गई है, साफ़ सुथरी. लेकिन इसको बनाने में बहुत सारे इंजीनियर्स की कहते हैं डेथ भी हो जाती है. इसको बहुत बड़ा अरसा लगा बनने में. These are the Karakoram mountains. ठीक है, ये कराकोरम के माउंटेन्स हैं, बहुत टॉप पे हैं और इनको कहा जाता है किलर माउंटेन्स भी कहा जाता है. सो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये हाईवे जो है ये कितनी मुश्किल से बनी. दिस, अच्छा यहाँ पे ये जो हाईवे जो है जब हम ये कनेक्ट करती है, सो हेयर इज़ अ पास दैट इज़ कॉल्ड खुंजरा पास. व्हाट इज़ अ पास? A route over or through mountains, a narrow way between mountains for the people to travel and transport their goods also. ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है लोगों के गुजरने का उसको कहा जाता है पास. सो ये हाईवे जब हमें चाइना के साथ कनेक्ट करती है सो हम इस पास के थ्रू चाइना में एंटर होते हैं. ये गेट सभी है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में. इट इज़ कॉल्ड द खुंजरा पास.
ठीक है ना, ये हमारा बॉर्डर है। इस खुंजराब पास को पार करके हम यहाँ पे चाइना में आगे एंटर हो जाते हैं। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ खुंजराब पास इन द कोल्ड वेदर। ठीक है, ये हमारा खुंजराब पास है, इस साइड पाकिस्तान और इसको पार करके चाइना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो खुंजराब पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना थ्रू द कराकोरम माउंटेन्स। और ये कितना हाई है? इट इज़ 4693 मीटर्स हाई। देन पाकिस्तान एंड चाइना हैव स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप थ्रू सीपैक। अब सीपैक क्या है? हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी सुनते हैं। इट इज़ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर मीन रास्ता। पाकिस्तान और चाइना को ये एक रास्ता फराहम करेगा, किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। Basically, it is a route constructed by the Chinese investment to fulfill the trade purposes of China to the whole, ठीक है, through पाकिस्तान। चाइना जो है पाकिस्तान के रास्ते, उसके पहाड़ी सिलसिलों को काट के और पूरे पाकिस्तान से गुज़र के अपना एक रोड बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द सीपैक। ठीक है, एक बहुत बड़ा मंसूबा है बेसिकली। ठीक है, जिसके रास्ते चाइना जो है वो अपनी तिजारत कर सकेगा गवादर के ज़रिए यूरोप तक बहुत कम टाइम में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर उसके शिप्स को जो टाइम लगता था 6 मंथ्स का किसी भी यूरोपियन कंट्री को जाने के लिए, या 3 मंथ्स का, तो अब उसको सिर्फ 3 दिन लगेंगे चाइना से। यानी वो रोड जो है वो इतना शॉर्टकट पे बना हुआ है कि अगर वो पहले 3 मंथ्स में पूरी शिपिंग हो जाती थी यूरोपियन कंट्रीज़ तक, तो अब वो सिर्फ 3 दिन में हो सकेगी। इतना बड़ा जो है ये डिफरेंस है। ठीक है ना, सो ये एक रोड बनाया गया है फॉर द चाइनीज़ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसको पॉसिबल करता है वो यूरोप तक रसाई हासिल करने के लिए। और ये गवादर तक जो है ये सीपैक का जो रोड है, ये पूरे के से पंजाब से गुज़र के आगे बलूचिस्तान में गवादर तक एंड होता है। और यहाँ से अपनी चाइना जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकेगा विद इन लेस टाइम। ठीक है ना, बहुत कम वक्त में उसकी जो शिपमेंट है वो दूसरी कंट्रीज तक पहुंचेगी। इसके साथ क्या होगा? पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है ना, इससे चाइनीज़ यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। ठीक है, जो बाहर से भी ट्रेडर्स हैं वो भी इस रूट यूज़ करेंगे पाकिस्तानी रूट को। सो इट विल बेनिफिट्स पाकिस्तान ऑल्सो बिकॉज इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है ना, चाइना अगर हमें ये रोड बना के दे रहे हैं अपनी ट्रेड के लिए, तो वो इसके बदले पाकिस्तान में बहुत सारे काम करके जाएगा, हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बना के देगा। इसके अलावा हमारे रोड्स बनेंगे इस सीपैक के थ्रू। सो जो एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा पाकिस्तान में, सो ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। It is the map of the CPEC. You can see the red line show the road of the CPEC. ठीक है, ये CPEC का रोड है। ये देखिए एबटाबाद से भी ये गुज़र रहा है। फिर ठीक है, फिर ये पंजाब के प्रोविंस में भी सिंध, और फिर ये बलूचिस्तान में आके गवादर के मकाम पे ख़त्म हो गया। गवादर से अगर हम इसको स्टार्ट करें, सो इट लीड्स अस फ्रॉम द साउथ ऑफ पाकिस्तान टू द नॉर्थ एंड जॉइन अस विद द चाइना। ठीक है ना, सो इट विल बेनिफिट्स बोथ चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी इकोनॉमीज एज वेल। If we talk about now the location of the China, so China is a much larger country than Pakistan. Its total area is 96,000 square kilometer. It has a cold climate in the north and a warm wet climate in the south. अब इसके नॉर्थ में जो है, जैसे पाकिस्तान का नॉर्थ जो है वो ज़्यादा कोल्ड है, सो उसी तरह चाइना का भी जो नर्दर्न एरिया है दैट इज़ वेरी कोल्ड एंड इट्स सदर्न पार्ट इज़ वार्म एंड वेट। ठीक है, गर्म है
और वहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होती हैं साउथ में। द फेमस वर्ल्ड गोबी डेजर्ट इज़ इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री। दुनिया का जो बड़ा डेजर्ट है एक, ठीक है, गोबी डेजर्ट, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द वेस्ट ऑफ द चाइना। It is again the map of China. The northern part of China is cold while the southern part is warm and wet. ठीक है, and this is the location of the Gobi Desert in the China. ये पूरा चाइना का मैप है, ठीक है, और ये इसकी लोकेशन है गोबी डेजर्ट की, जो कि दुनिया का एक बड़ा डेजर्ट शुमार होता है, एंड इट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना। ये देखिए, ये पूरा चाइना है, ठीक है, इट इज़ इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द चाइना, जो आगे मंगोलिया में भी फैला हुआ है, ठीक है। चाइना इज़ मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। चाइना जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर कंट्री है, बट इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इट्स कंट्री विथ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर रहती है, यानी नॉर्थ एंड दिस इज़ द ईस्टर्न साइड। सो मोस्ट ऑफ द population of China live in these regions, as its most important cities are also located in this region. Okay, Chinese farmers mainly grow rice in the south and other food crops such as wheat and millets. The country has a large deposit of coal, oil and iron ore. अब हमने जैसे दूसरी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया कि वहाँ पे किस किस्म की क्रॉप्स ग्रो होती है या कौन से मिनरल पाए जाते हैं, सो चाइना में जो है वो लार्ज क्वांटिटी में राइस की चावल की प्रोडक्शन होती है, और कहाँ पे, साउथ में होती है। हमने कहा है ना कि साउथ यहाँ का वार्म और वेट एरिया है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि राइस को ग्रो करने के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो चाइना का भी सदर्न पार्ट जो है वो वार्म भी है और वेट भी है, यानी बारिशें भी ज़्यादा होती हैं और पानी की पानी जो है वहाँ पे मुनासिब मिक़दार में उनको मुहैया होता है, इसीलिए वो अपने सदर्न एरियाज़ में ज़्यादातर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे और कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं अबंडेंटली, वीट एंड मिलेट। The country has large deposit of coal and oil and iron ore. This is the crop or this is, we can say, rice which are grown in China abundantly. This is wheat and this is millet. Then it is the iron और, ठीक है, जो हमारे पास प्योर फॉर्म में आयरन लोहा होता है वो इस फॉर्म में हमारे पास निकलता है फ्रॉम द लैंड, एंड दिस इज़ द ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, ऑयल ड्रिलिंग यू कैन सी हेयर, ये इन मशीनों के ज़रिए ही जो है वो ज़मीन से तेल निकाला जाता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो हैज़ द ऑयल रिजर्व्स इन द कंट्री. In the country it also has the oil reserves. Then talk about the history of the China, that how it became a very developed country, or you can say the economic superpower of the world. दुनिया का ये इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बना, हिस्ट्री कैसी है, कैसे इतना स्ट्रॉन्ग दुनिया का बन के उभरा। चाइना हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। चाइना जो है उसका शुमार भी दुनिया के कदीम तहजीबों में होता है, ठीक है ना, ये दुनिया की कदीम आबादी और बादशाहत यहाँ से भी होके गुजरी है। इन द पास्ट इट वॉज रूल बाय मैनी डिफरेंट डायनेस्टी। बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने, बादशाहों ने यहाँ पे भी रूल किया है, बहुत सारे इन्वेडर्स जो थे वो यहाँ पे भी आए हैं, इन्वेजन्स की है, बट इसका जो लीडिंग पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे ये अब की जो हमारी डेवलप वर्ल्ड है उसका पार्ट कैसे बना, कैसा इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड है इसका, वो कैसे बना, और ये इतना जो
आज स्ट्रॉन्ग है चाइना, वो उसका रेवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। पास्ट में तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके हुक्मरानी करते गए, लेकिन अगर हम अपनी 20th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ से कैसे इसका सफ़र शुरू होता है और कैसे ये इतना डेवलप हो गया। वहाँ पे पहले जो थी दैट वाज आल्सो रूल बाय द किंग्स, ठीक है ना, किंगशिप थी, वहाँ पे भी रूलर बादशाह जो थे वो रूल करते थे। उसकी वजह से चाइना में जो थे, जो दूसरी जंग अजीम हुई थी, उसकी वजह से जो था बादशाहत के अंडर कंट्रोल जब ये था, कहा जाता है कि उन्होंने जो था वो मॉडर्न वर्ल्ड का सामना करने में वो नाकाम हुए थे। जो वॉर टैक्टिक्स थी उनकी, या अपनी कंट्री को सेव करने में वो नाकाम हुए थे, ठीक है ना। जो किंगशिप थी वहाँ पे चाइनीज़ की। इन 1911 देयर वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशन एंड द कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक। और उसी वजह से जब वो नाकाम हुए तो लोग जो थे, अपने जो बादशाह थे उस वक्त के, उनके ख़िलाफ़ निकल आए थे और पूरा प्रोसेशन स्टार्ट किया था 1911 में, ठीक है ना। रेवोल्यूशन मीन इनकलाब, जब आप पूरा एक सिस्टम चेंज करके कोई नया सिस्टम लेके आना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रेवोल्यूशन। पूरा शुरू से नए सिरे से कोई नया सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पुराने को ख़त्म करके, ठीक है ना। सो 1911 में जो था वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक विद अ हेड ऑफ प्रेसिडेंट इन द स्टेट। बादशाहत को ख़त्म कर दिया गया और जो है वो कंट्री को रिपब्लिक अनाउंस कर दिया गया। यानी जो था वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी उसको लेके आई, यानी गवर्नमेंट का जो हेड था वो, जैसे अब भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते हैं किसी भी कंट्री में जब होता है ना, तो वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते हैं, मुल्क के बड़े, हुकूमत के जो बड़े होते हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट। और रिपब्लिक यानी लोगों ने खुद जो था वो चूज़ किया थ्रू देयर वोटिंग। सो 1911 में एक रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जो था बादशाहत को ख़त्म करके चाइना को एक रिपब्लिकन स्टेट बना दिया गया। देन इन 1921 द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय देयर ग्रेट लीडर माओ ज़ेडुंग, ठीक है। 1921 में जो थी उनकी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CCP कहा जाता है, वो बनी और उसके जो लीडर थे दैट वाज माओ ज़ेडुंग। और इसको कहा जाता है कि ये चाइना को इतना ऊपर लेके गए। इट सून बिकेम द पावरफुल एंड सेट अप अ न्यू पीपल्स रिपब्लिक इन 1949। अब जो थे 1911 में जब उन्होंने अपनी रेवोल्यूशन स्टार्ट की, तो उसके बाद जो था चाइना, जब माओ ज़ेडुंग फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है। और फिर जो है ये दुनिया पे बहुत ताकतवर के मुल्क के तौर पे उभरना स्टार्ट हुआ। और रिपब्लिक कब हुआ, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब बनी, 1949 में। इन 1960 अ कल्चरल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन चाइना अंडर माओ ज़ेडुंग लीडरशिप, ठीक है। फिर 1960 में जो था, जो उनके लीडर थे माओ ज़ेडुंग, ठीक है, उनकी लीडरशिप में वहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन आया। यानी चाइनीज़ ने अपना जो पुराना कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और तमाम जो नज़रियात थे मुल्क में वो माओ ज़ेडुंग के जो थे नाफिज होना स्टार्ट कर दिए। किसी को भी ये परमिशन नहीं थी कि उनके भी जितने भी लाए हुए कवानीन है, इस्लाहात है, जो मुल्क में वो काम कर रहा है, उससे इख्तिलाफ़ कर सके। जो भी उसके कहते हैं इख्तिलाफ़ किया करता था, सो इनके अंडर ही एक रेड फोर्स बनी थी। वो जो लोग भी उनसे इख्तिलाफ़ करते थे माओ ज़ेडुंग से, सो उनको कहते हैं कत्ल किया जाता था, मारा जाता था। और इन्होंने क्या किया कि जो कल्चर था चाइनीज़ का वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी कोई भी मुल्क में जो है अपने इस कल्चर पे अब नहीं रहेगा, हमने आगे जाके अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके लिए दिन रात काम करना है, ठीक है ना। बच्चों को, ख़वातीन को, स्टूडेंट्स को, बड़ों को, सब पे मुल्क में काम पे लगाया गया टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसे हम अब देखते हैं चाइना दुनिया की सुपर पावर इकोनॉमिकली है, ठीक है ना। दुनिया के तमाम ममालिक में इनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गई है अब ये दुनिया की। सो इनकी ये जो स्ट्रगल है ये 1911 से स्टार्ट हुई थी। और फिर माओ ज़ेडुंग ने जो था इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया था कि उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने कल्चर पे नहीं चलेंगे, बल्कि हमने दिन रात काम करके अपनी कंट्री को आगे लेके चलना है। और वहीं से इन्होंने जो था
वो इंडस्ट्रीज़ लगाई थी। कहा जाता है कि ये जो फील्ड्स थे इनके, जो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होती थी, फसलें ग्रो होती थी, उनको हटा के वहाँ पे जो था स्टील बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ बनाई गई। और स्टील वो क्यों बनाना चाह रहे थे? फैक्ट्रीज़ की मशीन्स बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी फिर उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ, उनको क्रॉप्स कम हुई, प्रोडक्शन कैद का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको उन थॉट्स को भी ख़त्म करके आगे जो था दूसरा सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया। सो दैट वाज कॉल्ड द कल्चर रेवोल्यूशन, यानी अपनी कल्चर को छोड़ के उन्होंने आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेटजीज अपनाई थी। द कंट्रीज प्रोग्रेस्ड एंड मॉडर्नाइज्ड अंडर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लीडर, ठीक है। अब हमारे पास माओ ज़ेडुंग जो थे, ये हमारे पास माओ ज़ेडुंग, ठीक है, रेवोल्यूशनरी लीडर चाइना का जिसको कहा जाता है। देन अच्छा, ये तो हमारे पास कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आए थे। अब जो था कंट्री का जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर था, दैट वाज डेंग ज़ियाओपिंग, ठीक है, हु ब्रॉट अबाउट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इन द कंट्री, जिन्होंने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आए। व्हाट इज़ इकोनॉमिक रेवोल्यूशन? यानी अपनी कंट्री को जो था वो इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था, ठीक है ना। माशी तौर से मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला, मुल्क में पैसे आने स्टार्ट हुए, बाहर से जो इन्वेस्टर्स थे वो चाइना में आए, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाई, इंडस्ट्रीज़ लगाई, जिसकी वजह से चाइना की जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है ना। टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट की और फिर उस पर अपना काम किया, जिसकी वजह से चाइना जो था वो डेवलप होता गया। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़ इन चाइना टुडे एंड इट इज़ नाउ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और इसको अब जो है दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी तस्वर किया जाता है। यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से लोगों को काम करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। जब लोग काम करेंगे तो उनको अर्निंग मिलेगी, ठीक है, और वो बेहतर तौर से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके अलावा बाहर से लोग आके जो है चाइना में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में, दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कोई चाइनीज़ जो है प्रोडक्ट नहीं होगी। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर हमेशा हमें ज़्यादातर लिखा हुआ मिला होता है मेड इन चाइना, ठीक है ना। सो वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो चाइना में बनते हैं, वो पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और अब कहते हैं चाइना इतना डेवलप हो गया कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका जो है वो भी इसका कर्जदार है, अमेरिकन गवर्नमेंट, ठीक है ना। देन चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.34 बिलियन। चाइना दुनिया की जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनाता है, सबसे बड़ी आबादी चाइना की है और वो सबसे ज़्यादा लोग चाइना में रहते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना इज़ मैंड्रिन चाइनीज़, ठीक है, ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़। द कैपिटल इज़ बीजिंग, उनका कैपिटल सिटी जो है वो बीजिंग है। देयर आर मैनी अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ सच एज शिंघाई एंड गोंगजू, कैंचन एंड द हांगकॉन्ग। ये उसके बाकी जो है 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है वेयर अ लॉट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग टुक प्लेस, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन तीनों जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी सिटीज़ हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, इट वाज अबाउट चाइना, ठीक है, ये हमारे पास आपका चाइना का जो था आज का टॉपिक था। जिसमें हमने स्टार्ट किया जो है चाइना की लोकेशन का, कि पाकिस्तान से वो नॉर्थ में कराकोरम माउंटेन रेंज से कनेक्ट होता है, ठीक है। कराकोरम माउंटेन रेंजेस जो है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर बनाते हैं। फिर हमने कराकोरम हाईवे के बारे में बात की, विच ऑल्सो लिंक पाकिस्तान एंड चाइना। देन वी टॉक अबाउट द खुंजराब पास, कि हमारा जो खुंजराब पास है that was also built that connects the Pakistan and China। और उसके बाद सी पैक की बात की, कि सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी एक रूट है जो गवादर से चाइना तक जाएगी, और चाइना की जो ट्रेडिंग है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम वक्त में वो अपनी ट्रेडिंग सप्लाई को बाकी दुनिया
स्पेशली द यूरोप वर्ल्ड जो है इसको लेके जाएंगे गवादर के ज़रिए, जो हमारा साहिल है गवादर का, वहाँ उसको इस्तेमाल करके। इसके अलावा पाकिस्तान में भी ये जो है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ लेके आएंगी। देन वी टॉक अबाउट द China, that is an agricultural country. Gobi Desert is found there. Rice, wheat and millets grown there. Coal, oil and iron are the reservoirs are there. It has also the oil reservoir. और फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो रेवोल्यूशंस आए थे, पहले यहाँ पे बादशाह थी, फिर 9/11 में जो था वो एक रेवोल्यूशन आया और 1921 में चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी बनी जिसके लीडर थे वो म्याओ ज़ेतुंग थे। उन्होंने जो था फिर 1949 में ये जो था वो एक रिपब्लिक स्टेट अनाउंस हो गई थी, यानी पाकिस्तान बनने के बाद, ठीक है ना। और उनका जो था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो रिपब्लिक था, यानी प्रेसिडेंट उनको हेड करते हैं उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर 1960 में यहाँ पे कल्चर रेवोल्यूशन लेके आए माओ ज़ेतुंग, ठीक है, जिनका ये कहना था कि हम अपने कल्चर पे नहीं चलेंगे, तमाम नज़रियात उसी के लागू हुए। और फिर हमारे पास उनके दूसरे जो लीडर थे वो जहाँ पे इकनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आए, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और चाइना जो है वो एक मॉडर्न कंट्री के तौर पे बड़ी इकोनॉमी के साथ दुनिया में जो था वो हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे आपकी आज की टुडे की डायरी है। सो यू हैव द रीडिंग ऑफ द सेम पेज 72। चाइना को आप रीड आउट करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है जिसको आपने क्लास कॉपीज़ में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, विच माउंटेन रेंज फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके पास 1 लाइन गैप के साथ आप आंसर लिखेंगे। कराकोरम को आप मार्कर से लिखेंगे। कराकोरम माउंटेन रेंज फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। तो कराकोरम जो है वो बॉर्डर बनाता है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ये आपने करके एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नीट एक्सीलेंट राइटिंग में आज की डेट लिख के इसको करना है, ठीक है। सो इट वाज योर क्लास टुडे। होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।